तेल के कुओं से लेकर मिसाइल के ठिकानों तक, ये कहानी है ईरान की। कैसे सिर्फ कुछ दशकों में एक देश टेक्नोलॉजी के लिए दूसरों पर निर्भर रहने से एक आत्मनिर्भर सैन्य महाशक्ति बन गया। ये कहानी है कि कैसे क्रांति और जंग की आग ने एक राष्ट्र को दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल शक्तियों में से एक बना दिया। जरा इस बदलाव को देखिए। एक तरफ पुरानी तस्वीर है, एक ऐसा देश जो अपने हर सैन्य साजो सामान के लिए पूरी तरह से पश्चिम पर निर्भर था, और दूसरी तरफ आज की हकीकत, एक ऐसा राष्ट्र जो न केवल अपनी मिसाइलें खुद बनाता है बल्कि उन्हें दूसरे देशों को बेचता भी है। इसने उस पूरे रीजन का पावर बैलेंस हमेशा के लिए बदल दिया है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? इस बदलाव को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1979 की क्रांति से भी पहले उस वक्त ईरान पर पश्चिमी देशों के करीबी शाह का राज था। उनके सपने तो बहुत बड़े थे, लेकिन उनकी सैन्य ताकत विदेशी तकनीक की नींव पर टिकी थी। शाह मोहम्मद रजा पहलवी का सपना था ईरान को मिडिल ईस्ट का एक तरह से गार्डियन बनाना, और अमेरिका भी F-14 टॉमकैट जैसे फाइटर जेट्स देकर इस सपने को हवा दे रहा था। लेकिन शाह सिर्फ एक खरीदार नहीं बने रहना चाहते थे। उनकी असली महत्वाकांक्षा तो ईरान को मिसाइल बनाने वाले देशों के खास क्लब में शामिल करना था। लेकिन फिर 1979 की इस्लामी क्रांति ने सब कुछ पलट कर रख दिया। शाह को देश छोड़ना पड़ा, पश्चिम के साथ सारे रिश्ते टूट गए और ईरान का मिसाइल प्रोग्राम का सपना अचानक अधूरा रह गया। पर यह अंत नहीं था, ये तो एक नए दौर की शुरुआत थी। और इसी उथल-पुथल के बीच एक बहुत ही क्रूर युद्ध शुरू हुआ। और देखिए, यही विनाशकारी जंग ईरान के सबसे बड़े टेक्निकल इनोवेशन की सबसे बड़ी वजह बन गई। सोचिए, 1980 का साल है, सद्दाम हुसैन हमला कर देते हैं और ईरान अपनी क्रांति के बाद के हालात से जूझ रहा था। सोवियत संघ की दी हुई इराकी स्कड मिसाइलें ईरानी शहरों पर कहर बरपा रही थीं, और ईरान के पास पलटकर जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं था। ये किसी भी देश के लिए एक बेहद कमजोर पल था, जब वो अकेला और असुरक्षित महसूस कर रहा हो। आसमान से गिरती हर मिसाइल ईरान के लोगों के दिलों में एक आग जला रही थी, और उसी आग के बीच से एक वादा निकला, एक राष्ट्रीय संकल्प कि अब चाहे जो हो जाए हम आत्मनिर्भर बनेंगे, हम अपने हथियार खुद बनाएंगे। अब देखिए, आत्मनिर्भर बनने का वादा करना एक बात है और उसे हकीकत में बदलना बिल्कुल दूसरी। पश्चिम से तो सारे दरवाजे बंद थे, इसलिए ईरान को अपने मिसाइल प्रोग्राम के सपने को पूरा करने के लिए कुछ गुप्त रास्ते और कुछ ऐसे सहयोगी ढूंढने पड़े जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो ये एक कह सकते हैं कि एक अजीब सा गठबंधन था। सबसे पहले सीरिया और लीबिया ने शुरुआती स्कड मिसाइलें दी। इनसे ईरानी इंजीनियर्स को रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए एक बेस मिला। लेकिन असली गेम चेंजर तो नॉर्थ कोरिया था, जिसने उन्हें नोडोंग टेक्नोलॉजी दी, जो बाद में ईरान की मशहूर शहाब 3 मिसाइल की रीढ़ बनी। और इसी बीच चीन ने चुपचाप उन्हें जरूरी गाइडेंस सिस्टम दिए, जिससे इन रॉकेटों को सटीक हथियारों में बदला जा सका। और यही कहानी दिलचस्प हो जाती है। ईरानी वैज्ञानिकों ने सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं किया, उन्होंने इनोवेशन किया। उन्होंने इन विदेशी डिजाइनों को लिया, उन्हें बेहतर बनाया और अपनी जरूरतों के हिसाब से ढाला। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर नहीं था, ये ज्ञान को अपनाने और उसे बेहतर बनाने की प्रक्रिया थी, जिसने ईरान को एक शिष्य से गुरु बना दिया। तो इस सब सीक्रेट टेक्नोलॉजी का नतीजा क्या निकला? चलिए देखते हैं कि कैसे ईरान ने इन बाहरी ब्लूप्रिंट्स को एक ऐसे देसी शस्त्रागार में बदला जिसने उसे एक बड़ी रीजनल पावर बना दिया। ये सिर्फ एक टाइमलाइन नहीं है, ये एक टेक्नोलॉजी की ऊंची छलांग की कहानी है। 80 के दशक के साधारण स्कड से लेकर 2000 के दशक की एडवांस्ड सजील तक हर 10 साल में एक बड़ी कामयाबी मिली। ये सफ़र दिखाता है कि कितनी तेज़ी से ईरान ने विदेशी निर्भरता को पीछे छोड़ा और मिसाइल टेक्नोलॉजी में एक आज़ाद खिलाड़ी बन गया। सिंजोल जैसी सॉलिड फ्यूल मिसाइलों का आना एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। देखिए, लिक्विड फ्यूल मिसाइलों को लॉन्च से पहले तैयार करने में घंटों लग जाते हैं, लेकिन सॉलिड फ्यूल वाली मिसाइलें मिनटों में फायर की जा सकती हैं। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है, जिससे ईरान की जवाबी हमले की क्षमता लगभग अजेय हो जाती है। देखिए, एक ज़बरदस्त हथियार बना लेना ही काफ़ी नहीं होता। असली चुनौती तो ये है कि उसे दुश्मन के पहले हमले से बचाया कैसे जाए, और यहीं पर ईरान की डिफेंस स्ट्रैटेजी सामने आती है। एक अंडरग्राउंड किला, 2000 किलोमीटर, बस ये एक नंबर ही मिडिल ईस्ट का पूरा जियोपॉलिटिकल मैप बदल देता है।
इसका सीधा मतलब है कि इस रीजन में मौजूद हर अमरीकी मिलिट्री बेस, इजराइल के बड़े शहर और सारे ज़रूरी ऑयल शिपिंग रूट्स अब ईरान की मिसाइलों की जद में हैं। ये उसे एक ज़बरदस्त निवारक क्षमता देता है। तो इसे बचाने के लिए ईरान ने क्या किया? उन्होंने अपने सबसे कीमती हथियारों को जमीन के नीचे छिपा दिया है। देश भर में बनाए गए हैं मिसाइल शहर। ये गहरी जमीनी सुरंगें हैं जो हवाई हमलों से इन्हें महफूज रखती हैं और एक साथ कई मिसाइलें लॉन्च कर सकती हैं। ईरान का आज का शस्त्रागार सिर्फ बड़ा नहीं है, इसमें वैरायटी भी बहुत है। एक तरफ खुर्रम शहर जैसी भारी भरकम मिसाइलें हैं जो बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकती हैं, तो दूसरी तरफ फतेह मोबिन जैसी छोटी, फुर्तीली स्टेल्थ मिसाइलें भी हैं जो दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती हैं। ये एक मल्टी लेवल थ्रेट है जिसे किसी भी दुश्मन के लिए रोकना बहुत मुश्किल होगा। और अब कहानी सिर्फ मिसाइलों तक ही सीमित नहीं है। ये प्रोग्राम अब डिफेंस से कहीं आगे निकल चुका है। ड्रोन टेक्नोलॉजी, स्पेस और फॉरेन पॉलिसी, हर जगह इसका असर है। देखिए, मिसाइल बनाने में जो एक्सपर्टीज हासिल हुई, उसी ने ईरान के लिए दूसरे दरवाजे भी खोल दिए। उन्होंने शाहिद जैसे ड्रोन बनाए जो आज रूस यूक्रेन की जंग में इस्तेमाल कर रहा है। इतना ही नहीं, सफीर रॉकेट से स्पेस में सैटेलाइट तक लॉन्च कर दिए। एक वक्त पर हथियार खरीदने वाला देश आज हथियार बेचने वाला बन गया है। तो आज ये मिसाइलें सिर्फ हथियार नहीं हैं, ये मिसाइल डिप्लोमेसी का एक टूल बन चुकी हैं। और इससे भी ज्यादा ये नेशनल प्राइड और आत्मनिर्भरता का एक बहुत बड़ा सिंबल है। हर लॉन्च उनके लोगों के लिए एक संदेश है कि पाबंदियों ने उन्हें रोका नहीं, बल्कि और मजबूत बनाया है। ईरान की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब किसी देश को पूरी दुनिया से अलग थलग कर दिया जाता है, तो क्या मिलिट्री पावर ही दुनिया के सामने उसकी अकेली आवाज बन जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज की दुनिया में बहुत मायने रखता है।